कुछ बातें कहनी, सुननी और बोलनी जरूरी है, क्योंकि जब आंखों के सामने षड्यंत्र होता है तो उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। राहुल गांधी भारत की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पहले सत्तारूढ़ दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है। 4 बार के चुने हुए इस देश के सांसद हैं, और जब 4 बार का चुना हुआ इस देश का सांसद एक विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविख्यात शैक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद्व में भारत की क्या अहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस देश का मान बढ़ाते हैं, इस देश का सीना चौड़ा करते हैं गर्व से, और इस देश के लोकतंत्र के, इस देश के मूल्यों के ध्वजवाहक बनते हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसकी एक बड़ी लेगेसी है, 1206 में स्थापित हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहां पर पढ़ने वाले लोगों में स्टीफन हॉकिंग और चार्ल्स डार्विन, पंडित नेहरू और राजीव जी जैसे लोग हैं। और यहां पर बताना जरूरी है कि ये राहुल जी का भी आल्मा माटर है, वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, और वहां पर एज विजिटिंग फेलो एट द कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल जब वो वक्तव्य देते हैं कि भारत की एक अहम भूमिका है एक स्ट्राइफ रिडन, एक डाइवर्जेंट दुनिया में अमेरिका और चीन की खींचतान में भारत समन्वय स्थापित कर कर एक मजबूत स्तंभ बनेगा, तो मुझे लगता है यह देश के लिए गौरव की बात है। यह देश के लिए गौरव की बात है कि विदेशी धरती पर महात्मा गांधी की आवाज को गुंजाने का काम राहुल गांधी ने किया कैम्ब्रिज में। उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल्य हैं जिस पे हमारा संविधान बना है और हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके आईटी सेल, उनके बददिमाग प्रवक्ताओं, उनकी समझ, उनकी सोची छोट और क्षुद्र राजनीति इन बातों को समझ नहीं सकती है। और अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। सवाल जवाब के दौरान अगर आप उसको डिस्प्यूट करना चाहिए तो बिल्कुल करिएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते टीवी डिबेट्स पर जाना होता है शाम को, और कल पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनके विक्षिप्त मंत्री लगातार लगे हुए थे। विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने क्यों बोला, विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने पेगासस का जिक्र क्यों किया। लेकिन ये सारे मामले धराशायी हो गए, क्योंकि अपने राहुल गांधी जी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे। इनके आका ने तो ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि सिर शर्म से झुक जाए। 2015 मई शंघाई गए, चीन के सामने कहते हैं देश के लोग का सर शर्म से झुक जाता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए, हमने क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जब ऐसे वक्तव्य हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमलावर कम हुए। लेकिन जब हम लोग टीवी डिबेट कर रहे थे 6 बजे तक यही था, विदेशी धरती पर, पेगासस पर भी बेचारे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की थी उसने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। कौन से नरकंकाल छुपाना चाहते हैं हम नहीं जानते। अगर पाक था आपका दामन तो आते, जांच समिति के सामने बात करते। खैर, तो 6 सवा 6 बजे तक यही चल रहा था, विदेशी धरती, पेगासस, जो कि खोखला दावा और खोखले आक्षेप साबित हो रहे थे। एकदम से 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पर और हर पोर्टल पे आने लगी, और यह आने लगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने तथाकथित भाजपा के कहे अनुसार और कुछ चरण चुंबकों के कहे अनुसार चीन की तारीफ करी और पुलवामा के शहीदों की अवहेलना करी है। मैं एक टीवी डिबेट पर थी, मैंने गहन आपत्ति जताई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में, क्योंकि ऑनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चैनल, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट के वेब पोर्टल्स, सारे एक साथ यही खबर 6:15 से 6:30 के बीच में चलाने लगे। तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि व्हाट्सएप आ चुका है, खर्रा निकल चुका है, सबको नतमस्तक होकर चरण वंदन करके अब ये लाइन पकड़नी है। लेकिन इस लाइन में क्या सच है और क्या झूठ है यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि जब पेगासस से काम नहीं बना, जब विदेशी धरती से काम नहीं बना, तो सहारा अपने परम मित्र चीन का ही लिया गया। आपने खुद देख लिया है किसने क्या कहा, लेकिन दर्शकों के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए मैं दोबारा से दोहरा भी देती हूं। राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल में बतौर विजिटिंग फेलो
और भारत का एक नेता विजिटिंग फेलो बन के जाता है, ये अपने आप में गर्व की बात है, इससे सीना चौड़ा होना चाहिए, देश का मस्तक उठता है। बतौर विजिटिंग फेलो कैम्ब्रिज के अपना लेक्चर था और उस लेक्चर का टॉपिक था लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में लोगों की बात सुनना और को कैसे सीखा जाए, इस पर वो वक्तव्य दे रहे थे। और उन्होंने जो सीखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कैसे उन्होंने अजनबियों की बातें सुनी, कैसे उन्होंने अपनी बात बंद करके लोगों की बात की ओर मुखरित हुए, लोगों ने क्या समस्याएं बताई, कितनी आत्मीयता से बात करी, किसी ने बेरोजगारी पर चर्चा करी, किसी ने महंगाई पे करी, किसी ने महिला सुरक्षा पे करी, किसी ने टूटते ताने बाने पर करी। इस पर लगातार उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में उन्होंने ये चर्चा करी कि कैसे ये विश्व अमेरिका और चीन की खींचतान में कहीं पर जूझ रहा है। और उन्होंने यह भी बोला कि इसी जूझते हुए विश्व में और इसी परिवेश में भारत की एक अहम भूमिका होगी, भारत की का एक अहम किरदार होगा, एक अहम भूमिका होगी। और भारत की भूमिका होगी समन्वय स्थापित करने की, लोकतांत्रिक मूल्यों को इस विश्व को याद दिलाने की। उन्होंने आपने सुना भी, उन्होंने इस वक्तव्य में यह भी कहा, उन्होंने अमेरिका और चाइना की तुलना करी, अमेरिका के इनोवेशन की, चाइना के आईपी रेगुलेशन की। उन्होंने तुलना करी कि कैसे अमेरिका जो इकोनॉमी बना, द लैंड ऑफ द फ्री, और कैसे चीन जो था उसने प्रोडक्शन दुनिया का वहां पर लाया। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार जो एक पार्टी के तौर से चलती है, कोर्सिव सिस्टम है, चीन की सरकार ने चीन के कारोबार में घुसपैठ करी है, लोगों के दैनिक जीवन में घुसपैठ करी, और इसी से उनके पास डेटा आता है जो लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर वॉरफेयर हो, उसकी आधारशिला यहीं से आती है कि अनलाइक जो कॉरपोरेशंस अमेरिका ने बनाई, चीन ने उन कॉरपोरेशंस में सरकार को, तंत्र को घुसेड़ने का, लोगों के जीवन में घुसने का काम किया। और पुरजोर तरीके से कहा कि भारत की क्या अहम भूमिका होगी। उन्होंने आगे एक बहुत अहम बात कही जो हमने दिखाया। उन्होंने कहा दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में 21वीं सदी में उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग होनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग की हब चीन बन गया है अपने कोर्सिव सिस्टम से, बलपूर्वक, कोई चू नहीं कर सकता, किसी की जमीन चली जाए कोई चू नहीं कर सकता लेबर लॉज के खिलाफ, जिसको उन्होंने कोर्सिव सिस्टम आपके सामने मैंने दिखाया। उन्होंने जिसको कोर्सिव सिस्टम कहा, उन्होंने कहा विश्व के लोकतांत्रिक देशों में इंक्लूडिंग भारत में आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे लोगों को नौकरियां मिले, जिससे आय बढ़े, जिससे लोग क्रियान्वित हों। और यह इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है। 1% देश के पास 40% संसाधन है। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी का नहीं तो गुस्सा ऐसा फूटेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। और इसीलिए लोकतांत्रिक देशों में उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य है, नहीं तो एक आपदा बनती नजर आ रही है। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यह मेरी समझ के बाहर है। असल में तो अगर मैं सरकार में हूं तो मैं कहूं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लगातार 2 तिमाही से मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चल रही है। जीडीपी का डेटा 4.4 पर आ गया है और यह सुनने को तैयार नहीं है। इससे क्या आपत्ति है मुझे नहीं पता। और अब बात कर लेते हैं उस अमर प्रेम कथा की जिसके आपने कुछ अंश देखे। और वो ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि 2 वैश्विक नेताओं की, शी जिनपिंग की और उनके बीच में कितना अपनत्व है, कितनी आत्मीयता है, ये लोगों की समझ से बाहर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि ऐसी कौन सी गलबैया, ऐसा कौन सा इश्क है, ऐसा कौन सा प्रेम है, ऐसी कौन सा भाईचारा, ऐसी कौन सी आत्मीयता है कि इस देश का प्रधानमंत्री 20 जांबाजों की शहादत के बाद चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री साबरमती के तट पर झूला झूलते हैं शी जिनपिंग के साथ, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, बाली जाते हैं तो 20 जांबाजों की शहादत का हिसाब नहीं मांगते हैं, खाना छोड़कर जी हजूरी में लाल शर्ट पहनकर बजाय लाल आंखों के खड़े हो जाते हैं। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की चीन से यह आत्मीयता है कि नाम लेना तो दूर, कोई घुसा हुआ नहीं कहकर उनको क्लीन चिट भी दे देते हैं। और कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि चीन का पीएलए और हमारे प्रधानमंत्री एक ही भाषा बोलते हैं,
कोई घुसा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन बन गए हैं। 20 जांबाजों की शहादत का बदला हमने $100 बिलियन व्यापार घाटा बढ़ा कर दिया है। इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इन सब बातों का एक ही जवाब है, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। यही कहना चाह रहे हैं मोदी जी शी जिनपिंग से। मैं नहीं कह रही हूं, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, ये मोदी जी के शब्द है कि हमारा ऐसा नाता है, वो वड़नगर आए तो फिर वो फलाना हुआ, ये समझ नहीं पाएंगे लोग कि दो लोगों में कितनी आत्मीयता हो सकती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द है। उनसे 2 हाथ आगे, हमेशा ऐसा होता है ना, आका कुछ करता है तो जो प्रजा होती है वो 2 हाथ आगे निकल जाती है। उनसे 2 हाथ आगे इस देश के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी निकल गए। आपने देखा, मैं फिर से, ना मेरे शब्द है ना कांग्रेस पार्टी के शब्द हैं, श्री जयशंकर जी ने अपने इस इंटरव्यू में कहा, 2 हाथ आगे निकलकर, और हमारे सेना के मनोबल को गिराने का काम किया, जब वो कहते हैं हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको लगता है हम उनसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने। जब आजादी का आंदोलन हम लड़ रहे थे और शहादत दे रहे थे, तो हमने ये नहीं सोचा था कि ब्रिटेन की हुकूमत बड़ी है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बड़ी है, उनसे हम कैसे लड़ेंगे। हमने सत्य और अहिंसा और देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बल पर इस सरकार के, ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवाकर इस देश से विदाई करा दी थी। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय माफीनामे और मुखबिरी की जा रही थी। मैं एक और बयान, और ये मेरे लिए थोड़ा सा व्यक्तिगत है क्योंकि मैं वहां पर थी, तो मैं जरूर इस बात का भी उल्लेख करना चाहती हूं। यह बात है पुलवामा वाले बयान की। आप विपक्ष के नेता को पॉलिसी पर, विपक्ष के नेता को उनके वक्तव्यों पर बिल्कुल घेरिए, लेकिन आप विपक्ष के नेता को घेरने का काम लोगों की जो शहादत हुई है उसके बल पर करेंगे तो यह स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए, यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया। वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वहीं विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं, और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर गण को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे? इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी
कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविख्यात संस्थान में, जो 1206 में स्थापित हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पर लीडिंग ल्यूमिनरीज ऑफ आवर टाइम्स पढ़कर निकले, चाहे उसमें पंडित नेहरू हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे चार्ल्स डार्विन हो, चाहे स्टीफन हॉकिंग हो, चाहे अमर्त्य सेन जी की एसोसिएशन रही हो। एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट है ये, और यहां का एक एलुमनाई, उनका एल्मा माटर है, वो खुद वहां पर पढ़े हुए हैं। वहां पर जाकर जब वो भारत के ध्वजवाहक बनते हैं, जब वो भारत की अहम भूमिका की दुनिया में बात करते हैं, तो सिर्फ एक बात समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी के आरोप और उनका जो विद्रूप राजनीति है, वो या तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या कह गए, लेकिन मैं उनको जरूर कहूंगी, नफरत के इस बाजार से निकलिए, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, अपने ऊपर एक एहसान करिए, वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य सुनिए, आप भी बहुत सीखिएगा, इस देश को सिखाइएगा और अपने बच्चों को सिखाने लायक रहिएगा, क्योंकि चीन पर सवालों की बौछार है और उन सवालों से आप बच नहीं सकते, यह भी एक तथ्य है।